तो आज हमारे बीच हैं मनोहर सिंह मनराल जी, जो कि संरक्षक हैं नौला फाउंडेशन के, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं, पर्यावरणविद हैं, इको पर्यटन विशेषज्ञ हैं और अध्यक्ष हैं इको विकास समिति के। तो आज हम मनोहर सिंह मनराल जी से कुछ चर्चा करेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। तो हमारा पहला सवाल है आपसे, बचपन में कौन से अनुभव या परिस्थितियां थी जिन्होंने आपके सोचने का तरीका बदला? देखिए, मेरा एक आर्मी बैकग्राउंड से मेरे पेरेंट्स थे। और वो बार बार हर जगह उनकी युद्ध में पोस्टिंग होती थी, इसलिए मेरे को बोर्डिंग में डाल दिया था। तो उस बोर्डिंग में मैं जब छोटी क्लास में पढ़ता था, तो वहाँ का जो बोर्डिंग में जो बेस्ट फ्रेंड मेरा हुआ करता था, वो एक मालिक अंकल हुआ करता था। और सारे मेरे सहपाठी जो थे इंटरवल में अपना लंच इस्तेमाल करते थे और अपना खेल कूद किया करते थे, पर मैं माली अंकल के साथ चिपक के उनसे तरह तरह के सवाल पूछता था। तो माली अंकल से वहाँ के फूल पत्ते और तितली रंग बिरंगी कीट पतंगे, इसके बारे में मैं उनसे हमेशा नॉलेज लेते रहा। और जो माली अंकल थे, तो जब मैं उनके करीब ये सारी नॉलेज मैंने इकट्ठी करी, तो मैंने पाया कि वनस्पति जगत में जितने भी प्रकार के वनस्पति होते हैं, जितने प्रकार के फॉरेस्ट में, आपके आंगन में, घर के चारों दिशाओं में जो कीट पतंगे वन्य जीव होते हैं, इनमें हमारी तरह ही प्राण है। तो इसको लेते हुए मैं मेरी एक वो बदली, सोच बदली। धन्यवाद मनराल जी। हमारा दूसरा सवाल है आपसे, क्या कोई व्यक्ति या घटना थी जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? यह क्वेश्चन पूछ के आपने मेरे छात्र जीवन के बचपन की याद दिला दी। मेरे पास एक बहुत बड़ी गलत फहमी हुआ करती थी, क्योंकि मैं जब नैनीताल कुमाऊं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो मैं अपने जैसा हैंडसम किसी को समझता ही नहीं था। और मैं तरह तरह के, अगर मैं कहूं कि नैनीताल में फैशन की शुरुआत मेरे से होती थी, तो इसीलिए मैं एक टेलर मास्टर भी मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था। तो जब मेरी ये, और मैं जो कॉलेज के जितने भी एक्टिविटीज होते थे उसमें पार्टिसिपेट करते रहता था। जो हमारा मेरा एक सहपाठी था, बड़ा भोला भाला, बड़ा सरल स्वभाव का, बड़ा सीधा और बड़े सामान्य परिवार का, तो वो जो था उसकी हम अपना एंटरटेनमेंट के लिए उसकी मजाक उड़ाया करते थे सारे लोग। पर वो मुस्कुराता हुआ नजर आता था। पर जब मैंने देखा कि जब रिजल्ट खुले हम लोगों के यूनिवर्सिटी के, तो वो लड़का पूरे कॉलेज में टॉप मेरिट में निकला। तो उस दिन मेरी गलतफहमी टूटी और मैंने एक सबक लिया कि इसका मतलब है लाइफ में ये स्मार्टनेस और ये सारी चीजें जो गलतफहमियां हैं आप पे, ये माने नहीं रखती। माने रखती हैं कि जो आपकी जो सिंपल लाइफ और हाई थिंकिंग की जो विचारधारा है, वो लोगों को अचानक सरप्राइज कर जाती है। तो वही वो बच्चा जो था, वो आज किसी बड़े उसमें अधिकारी बन के देश राष्ट्र सेवा में लगा है। तो ये भी मेरे को एक अलग से सबक मिला है उस जीवन में, छात्र जीवन में। हमारा तीसरा सवाल आपसे है, आपके जीवन का ऐसा कौन सा पल था जिसने सब कुछ बदल दिया? देखिए, मैं एक बार होता क्या है कि मैं ट्रेवल कर रहा था, और ट्रेवल कर रहा था तो एक रेलवे प्लेटफॉर्म में एक अनाथ बच्चा उसमें
बैठा था, फटे कपड़े और मुंह में धूल मिट्टी। और जब वो अनाथ बच्चा मैंने देखा तो उस प्लेटफॉर्म में जितने भी यात्री चल रहे थे तो कई लोग भावुक होके अपने आधे बचे हुए बिस्किट के पैकेट को या चिप्स को उसको उसकी ओर बढ़ा देते थे, और कई लोग जिनका ये भाव नहीं थे तो वो आगे चल पड़ते थे। तो मैं भी रुका वहां पर एक क्षण के लिए, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए उसके घर के मम्मी पापा, उसके पास धन दौलत रहन सहन ये सारी चीजें होनी चाहिए। पर मैंने जब देखा मेरे दिमाग में एक सवाल आया मेरे दिमाग में कि क्या इस दुनिया में जब हम लोग पैदा होते हैं, इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए क्या मम्मी पापा का होना बहुत जरूरी है या उसके रिश्तेदारों का होना जरूरी है? ये अनाथ बच्चा जो है ये भी तो कल को एक सरवाइव करेगा। चाहे आज मैं रेलवे प्लेटफॉर्म में देख रहा हूँ तो क्या पता ये किस क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुएगा। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के जो बच्चे हैं इनको दुनिया की एक सबसे ज्यादा अनुभव जो दुनिया को जो रिसर्च करने के लिए आए हैं, सीखने के लिए आए हैं, मैं समझता हूँ इस प्रकार के जो अनाथ बच्चे हैं ये बचपन से ही इनकी रिसर्च शुरू हो जाती है इस दुनिया को सर्वाइव करने के लिए, और बहुत सारी चीजें ये सीख जाते हैं। और कंपेयर करूं तो बड़े घरों के बच्चों से ज्यादा ये लोग जो अनाथ बच्चे हैं ये सीख पाते होंगे, ये मेरी अपनी समझ है। क्या कभी ऐसा वक्त आया जब आपको खुद पर या अपने रास्ते पर शक हुआ? हाँ, क्योंकि मैं जब कह रहा हूं कि मेरे जो फादर थे वो सैन्य अधिकारी थे, और इसलिए मुझे उस लेवल से मुझे जीने का बचपन में मौका मिला। और फादर ने भी मेरे को आर्मी स्कूल और अच्छी एजुकेशन देने के लिए, क्योंकि उनकी हर पेरेंट्स की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा इस क्षेत्र में बने, क्योंकि पिताजी आर्मी बैकग्राउंड से थे, आर्मी में थे, तो इसलिए वो भी चाहते थे कि मेरा बेटा भी एक कमीशन लेके कल को एक ऑफिसर बने और कल को लाल कॉलर पहन के बड़ी पोस्ट में रहे। तो ये उनकी तमन्ना थी। और जब, क्योंकि मैंने आपको शुरुआती दौर में बताया कि मैं इस नेचर से बहुत पहले से ही मैं इसका पुजारी रहा हूँ, इससे बहुत प्रभावित रहा हूँ अपने छोटी बाल्य अवस्था में। तो उस समय से मैं जब मेरे उसमें मेरे हॉबी में ये चेंजेस आए तो मैंने सोचा कि एक तो उस लड़के से जो प्लेटफॉर्म में मिला अनाथ बच्चा, एक तो उससे मैंने सीख ली, एक उससे सीख ली कि ये जो माली जी से, मैं माली अंकल से, तो मैंने उत्तराखंड की, अगर मैं कहूँ कि मैं जहाँ पर मैं अभी जो मेरा कार्य क्षेत्र जहाँ पर है वो उत्तराखंड की ऐसी भूमि थी जिसमें कि कभी भी रेनी सीजन में कोई भी ग्रास ग्रो नहीं करती थी। उसको मैंने हरा भरा करा अपने हाथों से, और उसमें नेचर कंजर्वेशन की मैंने की ओर गया। तो नेचर कंजर्वेशन की ओर जाने के लिए अकेला मैं क्या कर लेता, इसलिए मैंने कम्युनिटी को जोड़ने की कोशिश करी। ये मेरे लिए एक बड़े चैलेंजिंग क्षण थे। आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई या असफलता को कैसे पार किया? एक बार और कहिए, आपका कौन सा क्वेश्चन है? आपने, कौन से नंबर का है? ये 5वें नंबर का सवाल है हमारा। हाँ। आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई या असफलता को कैसे पार किया? 5वां, मैंने जब यहाँ पे इस पौलगढ़ में, इस बंजर भूमि में मैंने इसको अपना कर्म क्षेत्र बनाया, तो पर्यावरण संरक्षण के कार्य करने के लिए मुझे समुदाय की जरूरत पड़ी। और समुदाय को जोड़ने के लिए, आखिर क्यों भला किसके साथ जुड़ता, उनके सस्टेनेबल और लाइवलीहुड के लिए।
जब तक उस समुदाय की इकोनॉमी उस चीज से नहीं बढ़ेगी तब तक उनका मोह की ओर नहीं आएगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा भारी ये था समय, और मैंने उनको आने वाली उम्मीदों से रूबरू कराया और उनको पर्यावरण की महत्ता के बारे में बताया और उनको ये सारी चीजें ये बताई कि आने वाले समय में इससे आपकी इकोनॉमी डेवलप होगी। तो इस ढंग से मैंने उनको जब जोड़ने की कोशिश करी, चाहे भले ही बड़ी मुश्किल से वो जुटे, और मुझे गर्व है कि वो पीछे धीरे धीरे जब बढ़ते गई संख्या तो बहुत लोग बढ़ गए, और आज पौलगढ़ में जितने भी हम लोग यहाँ पर जितने भी ग्रामवासी रहते हैं तो सबकी सोच कंजर्वेशन की ओर, वन जीव वन ये जंगल इनके संरक्षण की ओर उनकी सोच है, और इसी से वो अपनी इकोनॉमी भी डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि जब हम इको टूरिज्म की बात करते हैं तो पर्यटक यहाँ बहुत ज्यादा आने लग गया है। कोई ऐसा फैसला जो आपके जीवन की दिशा बदल गया हो? हमारी जिस समय मैं इस बंजर भूमि में काम कर रहा था, समझे कि ये बंजर भूमि थी, इससे कोई बेनिफिट नहीं था, यहाँ तक कि खाने के लिए भी लाले पड़े थे। तो इस बंजर भूमि में जब मैं इसमें प्लांट लगा रहा था और इस उम्मीद से लगा रहा था कि आने वाले समय में ये फल देंगे, इससे मेरी जो लाइबिलिटी है ये दूर होगी। तो उस समय मैं धीरे धीरे उस पल में इसको डेवलप कर रहा था। तो और मैंने बड़े धैर्य और संयम से उसका इंतजार करा। उन जब पेड़ों में फूल पत्ते आए, उनकी फ्रूटिंग हुई, तो उससे जो मैं यहाँ पर डिजाइन कर रहा था, जो डेवलपमेंट कर रहा था धीरे धीरे, तो उस इनकम से मैं धीरे धीरे कर रहा था। और उसी के चक्कर में फिर सोचा कि आखिर फल भी आ गए, तो मैंने कुछ सामान कलेक्ट करा। तो फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने सोचा कि जो प्रकृति प्रेमी, जो प्रकृति के पुजारी हैं, वो लोग यहाँ पर आए, तो उनकी व्यवस्था के लिए मैंने यहाँ पर एक इको हेरिटेज होम स्टे की स्थापना करी। और यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, जो यहाँ के बालक हैं, जो 14-15 स्कूल के जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, उनको संडे के दिन उनको खेल के साथ साथ उनको फॉरेस्ट की जानकारी के साथ साथ उनके जो स्कूली सिलेबस है उसके बारे में भी यहाँ पर पढ़ाई का उनके लिए संसाधन जोड़े। और उनके नाम से मैंने एक पौलगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट की यहाँ पर स्थापना करी। धन्यवाद मनराज जी। हमारा 7वां प्रश्न आपसे है, मुश्किल समय में आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? हाँ, ये जीवन में कई बार इस प्रकार के मुश्किल पल आते रहते हैं। क्योंकि जब मैं इस पर्यावरणीय क्षेत्र से जुड़ गया तो मैं एक बर्ड वॉचर भी बन गया। मैं यहाँ के आने वाले आगंतुक को यहाँ के फ्लोरा एंड फ्यूना के बारे में बताने लग गया। तो मैंने देखा कि एक बर्ड है यहाँ पे बया व्यूअर पक्षी के नाम से जानी जाती है। उसकी कई स्पेसीज हैं, और वो एक विशेष टाइप की जो या तो नेपाल साइड पाई जाती है या इधर हमारे नीचे नानक बत्ता साइड पाई जाती है। तो उसकी खोज के लिए तरह तरह के यहाँ पर बर्ड वॉचर पहुंचे, और हमें भी उनसे जो उनके जो अनुभव थे वो शेयर करने को मौका मिले। तो वो उस पक्षी के बारे में बताऊं, वो पक्षी ऐसी है, उसको कॉमन भाषा में बया कहते हैं। तो वो बया जो है वो अपने जैसे टेलर भी उसके सामने फेल है आज का आधुनिक। तो वो तरह तरह के गन्ने के खेतों में जाके और जो गेहूं के पत्ते हैं उनको फाड़ के, उनको चीर के एक देसे बना के लाए, और वो दिन भर वो पक्षी अपना घोंसला बुने, और उस घोंसला इतना प्यारा बुनती है वो, और ऊपर लटका रहता है जहाँ की उसको किसी उसके जो दुश्मन होते हैं, जो शिकारी होते हैं, सांप है, बिल्ली है, उसको कोई डर न रहे, इसलिए वो ऐसी जगह पर उस घोंसले को लटकाती है। पर वो लटकाती है, पर
ये प्रकृति के उसमें कभी आंधी तूफान बारिश, उसके कारण तेज हवाएं, उसके कारण कई बार उसके वो जितनी मेहनत का जो अपना घोंसला बनाया है वो गिर जाता है। पर मैंने देखा फिर भी वो पक्षी थकी नहीं और बार बार फिर मेहनत करी और बार बार, और एक न एक समय में तो मौसम अच्छा ही बन जाता है। तो ठीक उसके जब वो उसके अंडे और बच्चे का समय आता है उस समय उसका घोंसला पूरा बन जाता है और वो बड़ी खुशी खुशी से उस घोंसले में रहती हैं। और कई लोग उसके खाली जो घोंसले हो जाते हैं, जब पक्षियां उसके बच्चे उड़ जाते हैं तो उनको शो पीस के लिए भी अपने वहां लगाते हैं। और उस पक्षी को भी लोग बाग उसको एक समृद्धि का एक चिन्ह समझते हैं, उसका मतलब कि ऐसा समझते हैं कि जहाँ ये इस टाइप की पक्षियां हैं तो एक समृद्ध भरी एक लोगों के जीवन में वो लाती हैं। तो ये इसलिए भी वो पक्षी बहुत इम्पोर्टेंट है। और उस पक्षी से ही मैंने जो उसकी मेहनत और जो उसका परिश्रम है उसी से मैंने ये सारी चीजें सीखी। अगला हमारा प्रश्न है, क्या कोई सिद्धांत या सोच है जिसे आप हमेशा फॉलो करते हैं? अब शुरुआती दौर में जब मैं इस क्षेत्र में इसमें काम कर रहा था उस समय तो मुझे ये फॉर्मूला और ये सारी चीजें जानकारी नहीं थी। पर धीरे धीरे जब मैं बार बार गिरा, बार बार खड़ा हुआ, बार बार गिरा, फिर प्रयास करा, तो उसी से मैंने आने वाली पीढ़ी के लिए एक 4D फॉर्मूला का इस्तेमाल करा। तो 4D फॉर्मूला का मतलब है 4D, अंग्रेजी के जो कैपिटल जो 4D होते हैं वो है 4D। तो पहला डी, आप अपने जीवन में अगर कोई भी चीज करने जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार मैं क्या, और उसको कहते हैं, पहला डी को कहते हैं कल्पनाएं या ड्रीम या सपना। तो उस सपना भी देखना चाहिए इंसान ने, कल्पनाएं भी करनी चाहिए, पर जहां पर आप हो उसके अनुरूप करें तो आपको आसानी होगी। तो सपना, जैसे अब मैंने अपने पर एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने सपना बोला यार मैं नेचर प्रेमी हूँ और मेरे वहां नेचर के पुजारी आए और मैं इको टूरिज्म क्षेत्र में काम करूं। तो ये अब आखिर मेरे यहाँ पर क्या विशेषता है, क्यों आना चाहेगा है? जिसने कुतुब मीनार ताजमहल देखना है तो वो आगरा और दिल्ली जाएगा। तो मेरे वहां पर पर्यावरण दृष्टि से जो मेरे यहाँ फ्लोरा फौना है और मतलब वन्य जीव है, मेडिसिनल प्लांट है, इनको समझने के लिए वो यहाँ पर आएगा। तो वो तो उसके लिए मुझे 4D, उसके लिए मैंने कल्पना करी और सपना देखा। और दूसरा डी, सेकंड डी का मतलब है आपका डिस्कवरी। अब जब मैं कह रहा हूं कि मेरे वहां इस टाइप के गेस्ट आए, इस टाइप के आगंतुक आए, इस टाइप के मेहमान आए जो पर्यावरण के प्रेमी हों, जो पर्यावरण को, नेचर को के करीब आना चाहते हैं, तो उनके लिए आखिर यहाँ पर मैं क्या परोसूं। तो मैंने यहाँ पर डिस्कवरी करी, खोज। दूसरे डी का मतलब है खोज, डी। तो उस डी में मैंने, उस खोज में मैंने एक चेकलिस्ट तैयार करी कि यहाँ पर कितने प्रकार के पशु पक्षी पाए जाते हैं, कितने प्रकार के जंगलों में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनके नेम, बॉटनिकल नेम और उनका यूज, मेडिसिनल यूज, इस टाइप की मैंने एक चेकलिस्ट बनाई। यहाँ का परिवेश क्या है, यहाँ के लोगों का, यहाँ पर हेरिटेज क्या है, यहाँ पर देखने योग्य ब्रिटिश कालीन क्या क्या है, इस टाइप से मैंने एक चेकलिस्ट बनाई। तो वो डिस्कवरी के अंदर था। तो जब मेरी पूरी लिस्ट बन गई तो मेरी डिस्कवरी पूरी हो गई। अब तीसरा डी, अब मैंने उनको व्यवस्थित करना था, डिजाइन करना था कि मेरे वहां गेस्ट आएगा तो कहां पर सोएगा, कहां पर बैठेगा, कहां पर लंच करेगा, कहां पर डिनर करेगा, कहां पर खेलेगा, कहां पर पढ़ाई करेगा। ये सारी व्यवस्था अपने कम संसाधनों में मैंने वहां पर तैयार करी। तो अब जब मैंने ये सारी चीजें उनके लिए बिल्कुल एक, जैसे आपका घरों में मेहमान आता है उसकी तैयारी के लिए आप 1-2 दिन पहले से सब्जी, उसको क्या खिलाया जाएगा, कौन से कमरे में रहेगा, उस टाइप की मैंने जब व्यवस्था करी तो उसके बाद अब मेरे लिए चैलेंज हो गया। जब मैंने सारी चीजें ये कर दी तो मैं चौथे डी यानी डिलीवरी, उसको मार्केटिंग भी कह सकते हो, आखिर वो आगंतुक तक मेरी बात कैसे पहुंचेगी कि आपके लिए ये बहुत अच्छी जगह
आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। तो उसके लिए मैंने डिलीवरी के लिए और आपके उसके मार्केटिंग के लिए मैंने उस जमाने में जिन दिनों में ये काम कर रहा था उन दिनों कोई इस टाइप के नेटवर्किंग का एरिया नहीं था। तो पर इसमें मैंने अपना धैर्य और विवेक रखते हुए, तो अचानक क्योंकि कोई राहगीर आ गया, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं कि हमारे इलाके में कोई उनके रहने के लिए कोई रेस्ट हाउस और ये सारी चीजें नहीं थी, तो अचानक आए तो वो उनको मैंने रुकाया, उनको कम संसाधनों में उनको घर की तरह उनकी हॉस्पिटलिटी करी। तो अब जब वो आया, उसको हॉस्पिटलिटी से जब खुश हुआ, तो वो आगंतुक अपने मित्रों को या अपने अन्य लोगों को भी इसको प्रमोट करने लगे और मास पब्लिसिटी होने लगी। तो धीरे धीरे ये बढ़ते गया, मेरे जो गेस्ट हैं इनकी संख्या बढ़ते गई। धन्यवाद। आत्म विकास और सीखने ने आपकी यात्रा में क्या भूमिका निभाई? मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। आत्म विकास और सीखने ने आपकी यात्रा में क्या भूमिका निभाई? मेरी भूमिका इस यात्रा में यही हुई कि मैं जहां पर भी हूं, अब लगा लिया कि क्या इतनी धरती में एक से एक बढ़िया जगह, और मैंने ये बंजर जगह खोजी जहां पानी की समस्या, जहां की हर चीज के लिए स्ट्रगल करने की नौबत आई। तो ऐसी जगह पर मैं जब रहा, तो मैंने जब अपने कॉन्फिडेंस के साथ ये जो अपना पिछले आपके उत्तर दिए मैंने, उस हिसाब से मैं चला, तो मैं सबसे पहले तो मैं पलायन का शिकार नहीं हुआ। और मैं जहां पर भी हूं, क्योंकि मैंने देखा, मैं जब महानगरों में एक समय आता है कि हर बच्चा पढ़ लिख के अपने नौकरियों की तलाश में जाता है, वो देखा, तो मेरे दिमाग में उस समय भी बात आई। मैंने कहा हम नौकरियों के लिए इधर आ रहे हैं और हमारे क्षेत्र में इधर के लोग उधर जा रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों जगह कुछ ना कुछ है। तो मैंने इसको जब सुंदर बनाया, संवारा, तो मैं पलायन का शिकार होने से बच गया है। और मैं सेवक, मतलब मैं नौकर नहीं बनना चाहता था, मैं एक सेवक बनना चाहता था। मैं सेवक किसका बनना चाहता था? इस लोगों के, समाज का और इस नेचर का। तो मैं यहाँ पर उसके इस दृढ़ता के साथ में आज मैं टिका, और ये मेरे परिवर्तन आया कि मैं पलायन का शिकार नहीं हुआ। और इसके लिए जब हम कहते हैं कि कहीं पर भी कोई भी जब आप काम कर रहे हैं, तो उसकी सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए काम हो, तो तभी तो आप बहुत समय तक टिक पाएंगे, मतलब आपकी इनकम भी बढ़े और आप का गुजारा बने और आप एक एग्जाम्पल बनो अगल बगल के लिए। तो तब आपकी वो जो आप कर रहे हैं वो दूसरे के लिए भी एक प्रेरणा बनेगी, तो आप टिक पाएंगे। तो ये मेरे को यहाँ पर एक परिवर्तन आया मेरे उसमें। हमारा 10वां प्रश्न आपसे है, अगर आप अपने छोटे युवा रूप में से बात कर पाते तो क्या सलाह देते? अगर मैं काश, जो आपने क्वेश्चन पूछा, इस क्वेश्चन की जानकारी मुझे उस बाल अवस्था में, बचपन में हो जाती तो अच्छी बात थी। पर मैं इस उम्र में अपना इस अनुभव को साझा करना चाहूँगा कि मैं अपने बच्चों को, या मैं अगर खास बच्चा होता, तो एक कहते हैं ना, एक किस्सा है, उम्र और अक्ल को भेंट नहीं होती है। तो जिन लोगों की उम्र और अक्ल को मुलाकात हो जाती है, उसकी नॉलेज और उसकी एज को, तो वो बड़े लकी होते हैं, और ये कम होते हैं। तो मैं अभागा उनमें से नहीं था, पर मैं इस बीच जो मेरा अनुभव रहा, मैंने इस अनुभव को मैं आपको शेयर करता हूँ। हमेशा बच्चों को एक तो हर चीज की बिना झिझक के हर चीज के सवाल पूछने चाहिए लोगों से, हर चीज की जानकारी बटोरनी चाहिए, कलेक्शन करना चाहिए। और दूसरा, हमेशा जो हर इंसान के अंदर एक नई खूबी रहती है, एक नई खूबी हर इंसान के पास है, और भिन्न भिन्न प्रकार की खूबियां हैं सब। तो अपनी खूबियों को
कम मत समझो। जिसमें आपकी हॉबी है, जिसमें आपकी रुचि है, उसके साथ कोई ऐसा कंप्रोमाइज मत करो, उसको और डेवलप करने की कोशिश करो। ये मेरा उस बाल्य उसके लिए एक संदेश है कि अगर मैं बच्चों के लिए कि हमेशा आप किसी क्षेत्र में, खेल में है तो खेल को बढ़ाएं, कला में है कला को बढ़ाएं, उटपटांग वैज्ञानिक टाइप है, पर ये सब मस्ती में, इसको दिमागी टेंशन में मत लो कि मैंने तो इतने एग्जाम लाने हैं, इतने नंबर लाने हैं। इन नंबरों से कुछ नहीं। इस विद्यालयी शिक्षा के अलावा एक अलग जो जीवन को अपनाने की पढ़ाई होती है, वो एक अलग होता है विषय। तो वो जानकारी इस ओपन यूनिवर्सिटी जो बिखरा हुआ है समाज के अंदर, इससे सीखने की जरूरत है आपको। एक ऐसा विश्वास या सोच जो हर व्यक्ति को अपनानी चाहिए। देखिए, कितने लोग ये जान पाते हैं आज तक भी कि आखिर मैं यहां पर आपके मंच से बोल रहा हूं आपके बीच में, तो सच क्या है। ये भी खाली ये सपना तो नहीं है, मैं हिलता डुलता एक मैं हूं भी या नहीं भी हूं यहां पर। तो सच को तलाशने की कोशिश करनी चाहिए जब जीवन में आए हैं। और यूनिवर्सल ट्रूथ एक ही चीज है यहाँ कि यहाँ चाहे जीव जंतु हो चाहे मानव हो, वो यहाँ आया है और बिना एप्लीकेशन के आया है, वो बिना रिक्वेस्ट के आया है। और पता नहीं किसका घोंसला किसके घर में था, वो आ गया। वहां से उसका नाम भी नहीं था, उसकी जाति संप्रदाय धर्म कुछ नहीं था, तो वो कहीं भी आया। तो एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ यह है कि उसको पता ही नहीं कि मैं कहां से आया। वो जब होश में आता है तो पता चलता है कि ये मेरे रिलेटिव है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है। और दूसरा सच यह है कि जब अचानक मैं आज बोल रहा हूं, क्या पता मैं 1 मिनट के बाद मेरे क्या लगा है लिखा है, तो मेरा टाइम पीरियड नहीं पता है, किसी का टाइम पीरियड नहीं पता है, कितना भी अपने को वो बलशाली समझ ले इस धरती का। तो एक दिन जो आया है उसने जाना है, तो उस जाने का जो ट्रांसफर ऑर्डर है उसका भी पता नहीं है कि कौन किस समय किस दिशा में कहां चले जाता होगा, और वहां पर अप्रोच भी नहीं चलती। तो यूनिवर्सल ट्रूथ यही है। अब बीच का जो पीरियड है, इस बीच के पीरियड को अच्छे इस धरती में आके आप सच को पहचानने की कोशिश करो, आप रिसर्च करो कि सच क्या है। सच को ये नहीं कि आपके सीनियर ने या उसने कुछ कह दिया, ठीक है, उसके रिसर्च के हिसाब से वो है, पर आप अपना रिसर्च का ठप्पा तभी लगाएं जब आप उसको स्वीकार लेते हैं। तो इसलिए इस सच को पहचानने की जरूरत है। हमारा 12वां और आखिरी प्रश्न आपसे है, क्या कोई कहानी या अनुभव है जो आपको हमेशा प्रेरित करती है? हाँ, देखो, मेरे को हमेशा एक बात और कहूं कि जब मुझे नींद नहीं आती तो मैं कोर्स की किताब पकड़ लेता था। कोर्स की किताब हाथ में आते ही मुझे नींद आना शुरू हो जाती थी। तो मुझे किताबों से इनसे ज्यादा मोह अपने जीवन में नहीं रहा। तो अब आपने पूछा कि कहानी कोई ऐसी ये, तो मैं एक दिन क्या हुआ कि जब मैं ऐसी जगह पर, जब मैंने अपनी जगह, अपना संसार ऐसी जगह बना दी कि यहाँ पर किसी भी प्रदूषण के लिए कोई भी जगह नहीं है, चाहे वो नॉइज पॉल्यूशन हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे किसी भी प्रकार के प्रदूषण हो, तो साउंड पॉल्यूशन हो, किसी प्रकार के नहीं। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे आसपास गांव में उन दिनों बारात का समय था, तो हल्ला गुल्ला और डीजे बज रहा था। तो मैं अपने कैंपस से सीधा, क्योंकि यहाँ 55.24 स्क्वायर किलोमीटर का ये डेंस फॉरेस्ट के बीच में रहता हूँ, तो मैं उस जंगल में चले गया। मैंने कहा जब ये साउंड बंद हो जाएगी तो तब अपने लौटा। तो मैं आराम से उस जंगल के घने जंगल में बैठा था, और उन दिनों झाड़ू के दिन थे और सागुन के पत्ते नीचे बिखरे हुए थे। तो मैं आराम से बीच में, और एकांत मैं था, या तो फॉरेस्ट था या मैं था। तो अचानक देखता हूं मैं कि तेजी से सरसराहट हुई, और मैं मेरा तो दिमाग कहीं शांति की खोज की ओर था। तो अचानक मेरे करीब 1 फुट पर से एक बहुत बड़ा दल डियर का, हिरन का, वो टर्न हुआ। और जब मैंने देखा कि वो करीब, उसने जो ब्रेक लगाया अपने पैरों के, उसके निशान दिख रहे थे मिट्टी को रगड़ते हुए, तो करीब करीब वो 10 मीटर पर से वो टर्न होना चाह रहा था, पर उन पत्तों के बीच में फिसलता हुआ
वो अच्छा हुआ, मैं बड़ा लकी रहा कि उनका उसका जो अटैक था वो मेरे पर नहीं पड़ा, वो टर्न हुआ। और फिर वो टर्न हो गए तो थोड़ी देर बाद मैं सोच रहा हूँ ये क्या हो रहा है, ये क्यों भागे और ये हुआ क्या मेरे साथ। और ये भी सोच रहा हूँ कि अगर ये मेरे से टकराता तो मैं तो नहीं बच पाता। तो थोड़ी देर बाद देखता हूँ कि वो सामने वाली झाड़ी से जिस दिशा की ओर हिरन भागे उस दिशा की ओर वो टाइगर भागा। उसका पीछे का पोर्शन मैंने देखा। हम मैं बड़ा दंग गया, मैंने कहा ये मैं आज इसीलिए आया इनको देखने। उसके बाद मैं जब देखता हूँ ये सोच में पड़ा रहा, तो तब तक मैंने पाया एक 10-12 फीट का एक सांप मेरे पैरों में से आराम से सरकता हुआ जा रहा है, क्योंकि वो पत्तों में छिपा होगा। अच्छी बात यह है कि मैं जहां पर बैठा था उसका प्रेशर नहीं पड़ा, उसके ऊपर नहीं बैठा था मैं, तो उन पत्तों के बीच में से उनकी ससराहट और उनकी आवाज से वो सांप मेरे ऊपर जाता। तो मैं फिर चिंतन में रह गया, मैं सोचने लग गया। तो मैंने ये देखा कि वन्य जीव या कोई भी प्राणी है, ये कभी भी इंसानी मानव के कोई भी दुश्मन नहीं रहे, और हर इंसान से दूरी बनाना चाहता है, इंसान से चाहे वो भयभीत है या कुछ है। और कभी भी आप भी देखते हो कहीं पर आप कहते हो कि वहां पर लेपर्ड का अटैक हो गया, टाइगर का अटैक हो गया, वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो सोचता है कि ये इंसान जो है मेरे को अटैक कर रहा है या मैं उसको कर रहा हूँ, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो इसके कारण कभी आमना सामना होता है, तब होता है, नहीं तो वन्य जीव कभी भी इंसान का दुश्मन रहा नहीं। और इन्हीं, और कोई सवाल आपके? ये तो आपने अपना अनुभव हमें बताया कि आपका क्या जंगल के अंदर अनुभव रहा, लेकिन इस चीज़ से आपको क्या क्या प्रेरित करता है, क्या? ये प्रेरित ये होता है कि जियो और जीने दो के विचार आपके बीच में आने चाहिए। आप भी जियो, और इस धरती में जितने प्रकार के भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, पक्षी हैं, ये सारा इसको पूरा परिवार मान लो अपना, और इनके बिना हम अधूरे हैं। अगर जरा ये सब पूरा उनका फूड चेन है, ये हमारे लिए नहीं बनाए हैं हिरन और खरगोश। अगर एक टाइगर को अलग कर दिया जाए तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा सारी चीजें। और आप देख रहे हो सब जगह कई लोग, किसान लोग कहते हैं मेरी खेती नष्ट कर दी, तो उसमें से एक चीज गायब हो गई है किसी कारण। तो इसलिए ये इनके रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऊपर वाले ने जितने भी जीव जंतु कीट पतंगे बनाए हैं उसने सोच समझ के बनाए हैं। यहाँ तक कि छिपकली से लेकर आपके जो आपके कमरों में मकड़ी आती है, सबका एक अलग अलग रिलेशन है। तो ये सबकी रिस्पेक्ट करते हुए उसका यूज करना चाहिए अपने दिमाग की, क्योंकि सबसे ज्यादा दिमाग इंसान को दे रखा है। हमारे हाथ हैं, ये है, सब देखो नोज प्लायर स्क्रू ड्राइवर की तरह का, ऐसा किसी को नहीं दे रखे इंस्ट्रूमेंट। तो इसका अपना पूरा कदम ऐसे बोला